बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। सबसे पहले राजस्थान को उद्योगों के अंदर एक प्रभावी राज्य बनाने के लिए और राजस्थान के नौजवानों को एक उनके लायक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने के लिए एक और कदम राजस्थान सरकार ने आज लिया है। राजस्थान एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी 2026 को लागू करा है। आप जानते हैं कि देश के अंदर डिफेंस का बजट बढ़ रहा है, तकरीबन 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है और उसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि रक्षा में आत्मनिर्भरता कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि अनिवार्यता है, मैंडेटरी है। नेशनल सिक्योरिटी भी हो, आर्थिक प्रगति भी हो और हाई स्किल जॉब भी भारतीयों को मिले, राजस्थानियों को मिले। राजस्थान के अंदर रक्षा को ध्यान में रखते हुए वैसे भी बहुत सी ऐसी ताकतें हैं हमारे पास, जैसे साउथ वेस्टर्न कमांड यहां पर है, डीआरडीओ का डिफेंस लैब राजस्थान के अंदर है, जोधपुर के अंदर देश की सबसे बड़ी फायरिंग रेंज महाजन जहां टेस्टिंग होते हैं अलग अलग हथियारों की, वो भी राजस्थान के अंदर है। लैंड भी है, लॉजिस्टिक्स भी है, कनेक्टिविटी भी है और युवा भी है। अब उसको ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी लागू की गई है। इसके अंदर हाई स्किल यूथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यहां पर मिलेगी। हवाई जहाजों का बनना, उसके ऊपर उसके इंजीनियरिंग डिजाइन्स की तैयारी करना, एवियोनिक्स की तैयारी करना, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम होना, टेक्नीशियंस, कोडर्स, डिजाइनर्स, इन सब की जरूरत राजस्थान में पड़ेगी। इसमें आईटीआई और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसमें कर सकते हैं। इसके अंदर 50% कॉस्ट रीइंबर्समेंट राजस्थान सरकार करेगी, जो ट्रेनिंग कॉस्ट है उसका रीइंबर्समेंट करेगी। स्टार्टअप्स और इनोवेशन जो राजस्थान सरकार वैसे भी एक पुश दे रही है उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको और ताकत मिलेगी। इसके अंदर डिफेंस की स्टार्टअप्स शुरू होंगी, स्पेस की स्टार्टअप शुरू होगी। राजस्थान सरकार इस पॉलिसी के माध्यम से कैपिटल सब्सिडी देगी, इन्वेस्टमेंट का सब्सिडी देगी, टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव देगी और इसमें जो प्रोजेक्ट्स आएंगे उन प्रोजेक्ट्स को हमने 3 भागों में डिवाइड करा है। सबसे पहले लार्ज प्रोजेक्ट्स, फिर मेगा प्रोजेक्ट्स, फिर अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स और उसी हिसाब से उनको सहायता भी दी जाएगी। दूसरा बड़ा निर्णय जो हुआ है वो है सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो राजस्थान सरकार ने लागू करी है। सेमीकंडक्टर्स आप जैसे बखूबी जानते हैं कि हर वस्तु जो हम सब इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फोन से लेकर एयर कंडीशनिंग से, टेलीविजन से, गाड़ियों से, हर जगह सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होते हैं। ये सेमीकंडक्टर्स अभी तक विदेश से आते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव एक स्कीम शुरू करी है, उसके तहत देश की सरकार एक जंप लगाना चाहती है ताकि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो एक जंप लगाकर जो दुनिया की विकसित राष्ट्र की जो इंडस्ट्रीज हैं, जो चिप्स बना रही हैं, सेमीकंडक्टर बना रही हैं, उनके बराबर में आ जाएं। उसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव केंद्र सरकार ने शुरू करा है। उसी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए राजस्थान सरकार ने भी सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करी है। ये जैसे मैं कह रहा था, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, मोबाइल, टेलीकॉम हर जगह इस्तेमाल होगी। ये पॉलिसी राजस्थान को 21वीं सदी के अंदर पूरी तरह से स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी के अंदर लाके खड़ा करेगी। इसके अंदर चिप्स का डिजाइनिंग होगा, टेस्टिंग, क्वालिटी लैब्स बनेंगे, पैकेजिंग और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग होगी, ऑटोमेशन होगा, एआई इनेबल्ड और क्लीन रूम ऑपरेशंस होंगे। लोकल एमएसएमईज को भी इसके अंदर बहुत मजबूती मिलेगी क्योंकि इन बड़ी कंपनीज को जो सप्लाई चेन होती है, उस सप्लाई चेन के अंदर छोटी छोटी कंपनीज होती हैं जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बनाकर इन बड़ी कंपनीज को सप्लाई करती हैं। इसमें हमने उनको कैपिटल सब्सिडी दी है, इंटरेस्ट सबवेंशन दिया है, फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट दिया है जो 10 साल तक वो कर सकते हैं विद अपफ्रंट ओनली 25%, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो हमारा है राज निवेश, उसके माध्यम से ये कंपनीज अप्लाई कर सकती हैं। इस दोनों पॉलिसी से जो राजस्थान के अंदर हमने
निवेश का जो एक कदम बढ़ाए हैं, जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, उसको और सहायता मिलेगी और राजस्थान एक प्रिडिक्टेबल और भरोसेमंद अर्थव्यवस्था बन के तैयार हो जाएगी। धन्यवाद। अब मैं जोगाराम जी पटेल से निवेदन करूंगा। मित्रों नमस्कार। आने वाली बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। हमारे राज्य के कई क्षेत्रों में समुदाय विशेष की बढ़ती जनसंख्या असंतुलन, सांप्रदायिक तनाव, सार्वजनिक सद्भावना की कमी का मिश्रित प्रभाव समुदाय पर काफी समय से देखा जा रहा है। कई क्षेत्रों में दंगे, भीड़ द्वारा हिंसा की स्थिति बनकर एक पर्टिकुलर क्षेत्र, विशेष क्षेत्र में अशांति उत्पन्न हो जाती है। लंबी अवधि के कई निवासियों को उनकी परिसंपत्तियां औने पौने दाम पर विक्रय करने को भी मजबूर होना पड़ता है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में बदलाव आ रहा है। उपरोक्त स्थिति में इन सब को नियंत्रित करने के लिए विशेष विधि की काफी समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी और सरकार पे भी ये बार बार सभी लोगों से ये आग्रह आ रहा था कि इस संबंध में सरकार कोई न कोई कानून लावे ताकि ये जो घटनाएं, दुर्घटनाएं, सांप्रदायिक तनाव, जनसंख्या असंतुलन, ये सब हो रहा है, उसको रोका जा सके। और इसीलिए आज मंत्रिपरिषद के सभी साथियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में द राजस्थान प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम प्रीमाइजेज इन डिस्टर्ब एरिया बिल 2026 को मंजूरी दी है और आगामी विधानसभा में इसे राजस्थान प्रोविजन में हिंदी का बता दूं आपको ताकि हिंदी वाला लिखने में सुविधा रहेगी आपको। राजस्थान अशांत क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के अंतरण का, स्थावर मतलब जो सर अंग्रेजी में बता दीजिए। अंग्रेजी वाला ही बोल दो भाई साहब। अचल संपत्ति, इमूवेबल संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध मिस प्रोविजन और परिसरों के किराएदारों की बेदखली से संरक्षण के लिए उपबंध अधिनियम 2026। ओके सर अंग्रेजी में दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ए टेनेंट्स फ्रॉम प्रीमाइजेज इन द डिस्टर्ब एरिया बिल 2026। इस बिल में सरकार को ये अधिकार होगा कि अगर किसी एरिया में दंगे, भीड़, हिंसा, तत्समय कारणों से लोक व्यवस्था प्रभावित हो रही है अथवा जनसंख्या असंतुलन को प्रभावित करने वाला इम्प्रॉपर क्लस्टरिंग होने पर उस क्षेत्र को विशेष डिस्टर्ब एरिया, अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकेगा। पर्टिकुलर एरिया हो सकता है, पर्टिकुलर वार्ड हो सकता है और उसके लिए बेसिक बात यह है कि वहां दंगे, भीड़ द्वारा अशांत और लोक व्यवस्था को प्रभावित करने अथवा जनसंख्या असंतुलन होने से प्रभावित होने वाले इम्प्रॉपर क्लस्टरिंग पर सरकार इस संबंध में डिस्टर्ब एरिया, अशांत क्षेत्र घोषित कर सकेगी। एक बार अशांत क्षेत्र घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र में कोई भी प्रॉपर्टी हस्तांतरण, ट्रांसफर को नल एंड वॉइड माना जाएगा और उसमें अगर कोई ट्रांसफर करना चाहता है तो सक्षम अधिकारी, जो नियमों में सक्षम अधिकारी डिक्लेयर होगा, सामान्यतः डीएम होता है सामान्यतः, उसकी पूर्ण अनुमति से, उसकी परमिशन से संपत्ति का हस्तांतरण भी हो सकेगा। अगर हस्तांतरण का कोई व्यक्ति
ऐसी अनुमति प्राप्त करना चाहता है तो उसकी प्रक्रिया तय होगी, उस प्रक्रिया में एप्लीकेशन लगाएगा, उसकी जांच होगी, जांच के बाद उसको परमिशन मिल सकेगी। अगर कोई प्रॉपर्टी को पूर्ण अनुमति के बिना ट्रांसफर करता है तो उसको नल एंड वॉइड माना जाएगा। इसमें विशेष रूप से वित्तीय संस्थाओं को रहन रखने, लोन लेने पर ये कोई नियम लागू नहीं होंगे, ये एक्ट प्रभावी नहीं होगा, उसके लिए उनको छूट होगी। इस प्रावधानों को उल्लंघन करने पर उसमें कम से कम 3 और अधिक से अधिक अधिकतम 5 वर्ष के पनिशमेंट का प्रावधान भी है और ये नॉन बेलेबल और नॉन कॉग्निबल ऑफेंस है। मित्रों, चूंकि ये जो डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर होगा उसकी अवधि 3 वर्ष की है और 3 वर्ष के पहले भी अगर रिव्यू करके ये पाया जाता है कि इसकी आवश्यकता है तो समाप्त किया जा सकता है, किसी भी वक्त समाप्त किया जा सकता है। और अगर ये सामान्यतः माना जाता है कि इस अवधि को बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो पुनः पूरी जांच होने के बाद इस अवधि को बढ़ाने के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है, पर अभी तक मैक्सिमम लिमिट है वो 3 वर्ष की है। यह भी माना गया है उस क्षेत्र के निवासियों को संपत्ति बिल्कुल फालतू, जिसको औने पौने दाव पर हम कहते हैं, वो बेचने को मजबूर नहीं होना पड़े, संपत्ति का उनका अधिकार सुरक्षित रहे, जनसंख्या असंतुलन नहीं हो, कोई आदमी किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए मजबूर नहीं करे, कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसा वातावरण न्यूसेंस पैदा नहीं करे जिससे उसको बेचने को मजबूर होना पड़े, और इस तरह से कोई उस मोहल्ले में, उस कॉलोनी में, उस एरिया में दंगे न्यूसेंस ऐसी स्थिति नहीं करे कि सामान्य आदमी वहां रहना पसंद नहीं करे। सामान्य आदमी को संपत्ति अधिकार को संरक्षण देने, किराएदार की संपत्ति को जानबूझकर डैमेज कर दिया जाता है उसको पुनर्निर्माण करने, इन सब के संबंध में ये कानून लाया गया है। इस कानून के आने के उपरांत विधानसभा में इस बिल को रखा जाएगा, पारित होने के बाद लागू होगा, और अगर कोई डिस्ट्रिक्ट एरिया डिक्लेयर नहीं होता है तो ये कानून प्रभाव में नहीं आएगा। प्रभाव में वहां आएगा जहां डिस्ट्रिक्ट एरिया डिक्लेयर होता है, डिसाइड होता है, उससे पहले पूरी जांच होती है और जांच होने के बाद ही डिस्ट्रिक्ट एरिया डिक्लेयर होता है। ये प्रोग्रेसिव बिल राजस्थान को जनसंख्या असंतुलन, दंगों से नहीं होने देने वगैरह वगैरह के लिए लाया गया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान की जनता और आप सभी इसे अप्रिशिएट करेंगे। जोगराम जी, अगर कोई अपनी इच्छा से ऐसे एरिया में अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहे, उसके बाद में कर लें। वापिस लिख दो। और राजस्थान अशांत है, आप आराम से लेना टाइम, आप आराम से, आप जल्दी मत करो, अपन तो आनंद ही आनंद लेने वाले लोग हैं। राजस्थान अशांत क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध और परिसरों के किराएदारों की बेदखली से संरक्षण के लिए उपबंध अधिनियम 2026, इंग्लिश में द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम इविक्शन फ्रॉम द प्रीमिसेस इन डिस्टर्ब एरिया बिल 2002-26। और इसके संबंध में आपके कोई प्रश्न हो तो मैं आपसे जवाब दूंगा। दूसरा, हमारा आज एक नियमों में संशोधन हुआ है। आरपीसीएससी राजपत्रित अधिकारी सेवा नियम एवं विनियम 1991 के बने हुए, उसमें उप सचिव परीक्षा और उप सचिव नियंत्रक 2 पोस्टें थी, उसको अब एक उप सचिव पोस्ट किया गया है। आरपीएससी कार्यालय में मुख्य परीक्षा नियंत्रक जो आईएएस लगते थे उसके लिए अलग से हमने पद का सृजन कर परीक्षा नियंत्रण से संबंधित कार्यों का दायित्व मुख्य परीक्षा नियंत्रण को दिया है। एक तो इसमें ये संशोधन है। दूसरा, इन तीनों के पद नाम भी परिवर्तित किए गए हैं। अब आयोग के उप सचिव स्तर के अधिकारी को कार्य विभाजन पदनाम के बजाय आयोग की आवश्यकता के अनुसार इसमें विभाजन किया जाएगा, और आरपीएससी के सहायक सचिव, निजी सचिव संवर्ग के जितने भी हमारे
डिप्टी सेक्रेटरीज है, अब वो उनका प्रमोशन 10:1 की रेशियो में होगा। पहले ये 3:2 की रेशियो में था, और चूंकि हमारे एक वर्ग के अधिकारी बिल्कुल 2 रह गए हैं, इसलिए इनके प्रमोशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लाया गया है। आरपीएससी के सेक्रेटरी अथवा ऐसे कोई भी अधिकारी को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सदस्य नहीं है, उसका अनुशासी अधिकारी संबंधित सेवा का प्रमाणीकरण होगा, ये बिल लाया गया है। दूसरा, राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1997 में संशोधन किया गया है। आप लोगों को जानकारी होगी कि पूर्व में बाल विवाह अधिनियम था, उसमें नाबालिग की डेफिनेशन थी। अब चूंकि ये नया बिल आ गया है और इसीलिए अब इसमें 21 वर्ष और 18 वर्ष के जो आयु थे उसको प्रतिशत के लिए इसमें संशोधन किया गया है। इसमें इतना ही था क्योंकि वो एक्ट एबोलिश हो चुका है। आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं माननीय मंत्री महोदय सुमित गोदारे जी से निवेदन करूंगा कि अपना विषय। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जिस तरह राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन की ओर दिशा में बढ़ रहा है, उसी क्रम में आज कैबिनेट में अक्षय ऊर्जा को और बढ़ावा देते हुए सौर ऊर्जा के लिए 2 प्लांट्स के लिए बीकानेर में लाखूसर और जैसलमेर में रामगढ़ के लिए भूमि आवंटन किया गया। और हम ये देखते हैं कि जो राजस्थान में बिजली की समस्या रहती थी, 2 वर्ष में जो किसान हमें और आम उपभोक्ता कहता था, किसान कहता था 6 घंटे लाइट नहीं मिलती, अब स्थिति उस दिशा में जा रही है। किसान कहता है 6 घंटे लाइट तो मिल रही है, अब दिन में लाइट का उसका रुझान इतना बढ़ा है। ये सबसे बड़ा परिवर्तन राज्य में आया कि आम उपभोक्ताओं को बिजली घर में पूरे 24 घंटे मिल रही है और किसान दिन में बिजली की ओर बढ़ रहा है। ये सब सौर ऊर्जा में जो सरकार द्वारा विशेष फोकस किया गया, उसी कड़ी में आज इन भूमि का आवंटन किया गया। साथ ही मंत्रिपरिषद में आज 23 जनवरी से ग्राम उत्थान शिविर आयोजित किए जाएंगे, उसकी चर्चा की गई। ग्राम उत्थान शिविर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गरीब युवा अन्नदाता नारी शक्ति GYN के कल्याण के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए ग्राम राजस्थान ग्लोबल राजस्थान एग्रो टेक मीट ग्राम 2026 का आयोजन किया जा रहा है। उसके तहत किसान और पशुपालकों की भागीदारी